तो बच्चों, मैं पिछली कक्षा में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था। उसमें कुछ बच गया था, कुछ कार्य जो है कुछ सर्टोली सेल के सर्टोली सेल्स के कार्य में आपको जानना है। नंबर 1, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। Number 2, it produce inhibin hormone. Next, it provide ABP. ABP का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मेन आशय ये है कि जैसे कि हमने बताया था, लैडिक सेल प्रोड्यूस testosterone. Testosterone is also known as androgen. और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, जैसे एक हमने सेक्शन व्यू बनाया था उस दिन, तो इस सेक्शन व्यू में सेमिनिफरस ट्यूबुल बनाए गए थे। इस सेमिनिफरस ट्यूबुल के बीच में ग्रुप ऑफ सेल थी जिसको लैडिक सेल कहा जाता है, और यहीं से स्रावित होता है, सिक्रिट होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जब स्रावित होगा, सिक्रिट आउट होगा, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ड्यू टू हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, टेस्टोस्टेरोन विल बी डिफ्यूजेज इनसाइड इन द सेमिनिफरस ट्यूबुल, वेयर सर्टोली सेल प्रोड्यूस ABP, through which the testosterone or androgen binds with the special type of protein ABP. Then the concentration of testosterone takes place inside the seminiferous tubule, from where it spontaneously supply to the germinal epithelium for the formation of spermatozoa by the process of spermatogenesis. तो ABP का बहुत बड़ा रोल होता है जो सर्टोली सेल से स्रावित होता है। एक और फंक्शन इसमें नेक्स्ट जान लीजिए। इट प्रोड्यूस एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटीमुलेरियन हार्मोन क्या होता है? एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के दौरान दोनों में, जैसे मेल और फीमेल दोनों में स्पेशल डक्ट बनती हैं, वॉल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट responsible for the male, responsible for the formation of male secondary
organs, secondary sexual organs, or Mullerian duct responsible for the formation of female secondary sexual organs. Anti-Mullerian hormone suppress the Mullerian duct, so the female character will be suppressed. तो यह भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार इससे पूछा गया था और ABP से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और है इसका, 5वां कार्य, 5th फंक्शन, ये इट प्रोवाइड blood barrier complex। ब्लड बैरियर कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन ये होता है, जैसे मैं यहीं पर चलता हूँ, ये देख रहे हैं आप कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम ये, और यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में जाएगी। ग्रोथ फेज में जाने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फर्स्ट मियासिस होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और सेकेंड मियासिस जब होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तो वह स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड राउंडेड इन शेप होती है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। जब ये स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो ये ल्यूमेन में होंगे, यहाँ पर इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है सर्टोली सेल, जैसा कि यहाँ पर बताया गया आपको कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसके लिए, इस फॉलिकुलर सेल्स के लिए और इस स्पर्मेटोजोआ के लिए। तो ब्लड बैरियर कॉम्प्लेक्स इसमें जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उससे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के माध्यम से ब्लड बैरियर कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करने का काम ये करेगा। तो ये सर्टोली सेल जो होती है वो इलांगेट हो जाती है। क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर कलर दिखा दे रहे हैं इसको, ये इलांगेट होकर के इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेगी। मान लीजिए यहाँ पर भी सर्टोली सेल है और यहाँ एक सर्टोली सेल, तो ये कॉम्प्लेक्स का काम ये होता है कि इधर से इधर ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है, इधर भी कॉम्प्लेक्स बनाएगी, इधर भी कॉम्प्लेक्स बनाएगी। इससे ये देखने को मिला है कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, अदर केमिकल्स, अदर कंटामिनेंट्स जो ब्लड में हैं वो ब्लड से इस ल्यूमेन के अंदर नहीं आ पाते हैं ड्यू टू दिस बैरियर। ये क्या है, ब्लड बैरियर है। तो यहाँ इसमें अंदर नहीं आ पाएगा, और जब अंदर नहीं आ पाएगा तो मार्टेलिटी रेट जो होता है स्पर्मेटोजोआ का वो नगण्य के बराबर होता है। इसलिए कि जब स्पर्मेटोजोआ के पास कोई एंटीजेंस नहीं आएंगे, बैक्टीरिया नहीं आएंगे, कोई पैथोजेंस ब्लड से अंदर नहीं आएंगे, तो इसको इनगल्फ नहीं करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो स्पर्म का सर्वाइविंग रेट जो होता है वो अधिक होता है, उमरता नहीं, ठीक ना, ड्यू टू द ब्लड बैरियर। इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि ब्लड से किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, पैथोजेंस, वेस्ट प्रोडक्ट, कोई भी सब्सटेंस इस बैरियर को क्रॉस करके यहाँ स्पर्मेटोजोआ जहाँ पर है वहाँ तक नहीं आ पाता है, जिससे कि स्पर्म का सर्वाइविंग रेट बना रहता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण फंक्शन
सर्टोली सेल के थे, जो बच गया था उस दौरान हमने नहीं बताया था आपको समयाभाव में। अगले डेट के लिए मैं पोस्टपोन किया था, तो उसमें फिर से जान लीजिए कि पहला फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन या इट प्रोवाइड नाउरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटोसाइट सेल्स, जिसकी वजह से उसमें डिवीजन होता है और स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। दूसरा फंक्शन, इट प्रोड्यूस इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन का अभी हमने डिटेल नहीं किया था। इनहिबिन हार्मोन का काम ये होता है कि इसी सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन आएगा जब, तो ये इनहिबिन हार्मोन सीधे, जैसे देख लीजिए ये हाइपोथैलेमस है, उस दिन हमने बताया था कुछ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से आता है GnRH। GnRH कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन आएंगे, एक आता है LH, दूसरा आता है FSH। LH का काम जो होता है वो स्टिमुलेट द Leydig cell। FSH stimulate the Sertoli cell। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, और सर्टोली सेल से जब इनहिबिन हार्मोन निकलेगा तो यह हाइपोथैलेमस को इनहिबिन हार्मोन हाइपोथैलेमस को निगेटिव रिस्पांस देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है? निगेटिव रिस्पांस देता है, रोकता है कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों करता है? इनहिबिन क्यों स्रावित होता है? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जब स्पर्मेटोजोआ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, अधिक मात्रा में बने हुए हैं, इजाकुलेशन नहीं हो रहा है, मीन्स कॉपुलेशन की प्रक्रिया में मेल मेंबर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इजाकुलेशन ऑफ द सीमेन नहीं होगा, तो वह स्पर्म यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रहेंगे। जब स्पर्म यहाँ कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रहेंगे और यहाँ से इजाकुलेट नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में इनहिबिन स्रावित होकर के हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है, निगेटिव रिस्पांस देगा, जिससे कि GnRH कम स्रावित होगा, और GnRH कम स्रावित होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को वह हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको एक्टिवेट नहीं करेगी। इसको एक्टिवेट नहीं करेगी तो LH और FSH का सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे कि लेडिक सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा और लेडिक सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा और टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को प्रमोट नहीं करेगी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है स्लो डाउन हो जाएगा और स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे कि ये स्पर्म का क्लाउड यहाँ पर नहीं बनेगा। फिर पुनः अगर इजाकुलेशन हुआ और ये स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ सीमेन आगे इजाकुलेशन में चले गए, तो यहाँ पर स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। जैसे ही घटेगा तो इनहिबिन का सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाएगा और तुरंत इस टेस्टोस्टेरोन के कम लेवल का टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है, चूँकि इनहिबिन के माध्यम से कम हो गया था, तो कम लेवल जो होता है, मतलब लो लिमिट जो होगी किसकी? टेस्टोस्टेरोन की,
लो लिमिट जो होती है वह पॉजिटिव रिस्पांस देगी इसको भी और इसको भी, जिससे कि पॉजिटिव रिस्पांस जब दिया जाएगा, इसका लो लिमिट होगा तो पॉजिटिव रिस्पांस देगा और इसका हाई लिमिट होगा तो यह भी निगेटिव रिस्पांस देगा। तो पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो GnRH भी आया और पिट्यूटरी से LHFSH भी आया और यहाँ पर प्रक्रिया पुनः क्या होगी, स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाने के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार फीडबैक मैकेनिज्म होता है हार्मोन का। तो ये हमने बताया थोड़ा सा इनहिबिन के बारे में। इनहिबिन हार्मोन कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को स्लो डाउन करता है और निगेटिव फीडबैक देता है। और जब निगेटिव फीडबैक इसका होगा तो इस टेस्टोस्टेरोन का भी सिक्रीशन कम होगा और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा तो ये लो लिमिट जो होगा इसका पॉजिटिव फीडबैक देगा। चूँकि स्पर्म तो यहाँ से आउट हो गया, निकल गया, इजाकुलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ मेल मेंबर, तो उस दौरान इसका लो लिमिट इसको पॉजिटिव रिस्पांस देगा, जिससे कि पुनः उसका GnRH स्रावित होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी, उसकी लुटियोट्रॉप सेल से LH हार्मोन, फॉलिकोट्रॉप सेल से FSH हार्मोन निकलेगा। FSH हार्मोन स्टिमुलेट द सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, वो अपने कार्यों को करेंगे। LH जो होता है लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन और अधिक मात्रा में स्रावित होगा और इस तरह से ये फीडबैक प्रक्रिया होती है। तो हमने अब तक आपको इसमें सर्टोली सेल के फंक्शन के बारे में बताया। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। ABP को पुनः जान लीजिए। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन सर्टोली सेल से बनती है जो टेस्टोस्टेरोन को इनसाइड द ल्यूमेन जो डिफ्यूज करके जाता है उसको अपने पास बाइंड करके रिजर्व फार्म में रखता है। आवश्यकता पड़ने पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए यह टेस्टोस्टेरोन इस स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करेगा। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, जो हमने पिछली कक्षा में बताया है। एंटीमुलेरियन हार्मोन फीमेल कैरेक्टर को सप्रेस करता है। डेवलपिंग एज में होगा ये चूँकि ये वाला पोर्शन जो होता है वो एम्ब्रियनिक स्टेज की बात की जा रही है कि एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के दौरान जब मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जब डेवलप होते हैं तो उसमें दोनों का फॉर्मेशन होगा, मुलेरियन का भी होगा और वाल्फियन का भी डट होगा। वाल्फियन डट से मेल सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन बनते हैं और मुलेरियन डट से फीमेल सेक्सुअल आर्गन बनते हैं, दोनों रहते हैं। लेकिन जब मेल का डेवलपमेंट हो रहा है, चूँकि ये सर्टोली सेल तो इस सेमिफेस्टिबल में बनेंगे। एम्ब्रियनिक एज में प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान टेस्टिस बन गया, उसके अंदर सेमिफेस्टिबल है, वहाँ पर सर्टोली सेल एंटीमुलेरियन हार्मोन को स्रावित करके फीमेल कैरेक्टर के डेवलप होने से उसको रोकता है और ये ब्लड बैरियर कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से कोई भी एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेनिक सब्सटेंस ब्लड से इसके पास नहीं आ पाएंगे, जिससे कि स्पर्म सर्वाइव रहेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। हमने आपको स्पर्म का संरचना वगैरह भी बताया था उस दिन। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन के रूप में क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन, और सेकेंडरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में ओवरी होते हैं
और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, बर्थोलिन्स ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड, से हम ओवरी की बात करते हैं। ओवरी, पेयर्ड ओवरी होती है, पेयर्ड ओवरी, लेफ्ट एंड राइट, दोनों फंक्शनल होती है, दोनों ओवरी फंक्शनल होती है। और ओवरी से ओवा का निर्माण, जैसे उसमें हमने बताया था कि टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्सुअल आर्गन होता है मेल का, वैसे ही फीमेल में ओवरी जो होगी वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन के रूप में मानी जाती है, पेयर में होती है, दोनों फंक्शनल होती हैं। कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे बर्ड है तो उसमें एक ही ओवरी फंक्शनल होती है, एक ओवरी फंक्शनलेस होती है, क्योंकि उसमें फ्लाइट करने के लिए वेट वगैरह का हो तो उसमें पढ़ा जाएगा। दोनों ओवरी क्या होती हैं, फंक्शनल होती हैं। ओवरी की साइज़ जो होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है, और ये होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होता है, उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया जाएगा अगर, तो ये चीज़ें आप देखेंगे। ये ओवरी की संरचना को मैं थोड़ा सा ओवरी की संरचना है ये ओविडक्ट, सॉरी एक मिनट, हाँ भैया थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे जी, ठीक है।
टाइम बताइए सर, टाइम। ठीक। हाँ हाँ ठीक है, हम बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, इस क्लास में पढ़ा रहे हैं। सॉरी फ़ोन आ गया था। तो ये ओवरी हमने बनाया और इसमें इसको हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये ओवरी है, ये मीसोवेरियम जो अटैचमेंट मस्कुलर अटैचमेंट होता है एब्डोमिनल सब्सटेंस से इसका ओवरी का, और ये तो यूट्राइन वॉल से अटैचमेंट है, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ये आप देख रहे हैं फिम्बरी, इसको इन्फंडिबुलम बोलेंगे। इन्फंडिबुलम एम्पुला है, इस्थमस। इस्थमस है। ये यूटरस, यूटरस का ये पोर्शन जो होता है इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंटरनल आस, ये एक्सटर्नल आस, सर्विक्स, वेजाइना। वेजाइना में एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेन, इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं हाइमेन मेम्ब्रेन। हाइमेन मेम्ब्रेन के नाम जानते हैं। अब इसमें हाइमेन मेम्ब्रेन की बात मैं करता हूँ पहले। तो ये वर्जिनिटी को शो नहीं करता, ये ड्यू टू द हॉर्स राइडिंग, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, साइकिलिंग, ये ब्रेक हो सकती हैं, ये वर्जिनिटी को शो नहीं करता। यहाँ से इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म विद हेल्प ऑफ पेनिस यहाँ पर आएगा और यहाँ से होता हुआ स्पर्म यहाँ पहुँचता है, और यहाँ से होते हुए इस ओपनिंग के माध्यम से, ये फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहेंगे, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। दोनों ओवरी चूँकि फंक्शनल होती है, और ओवरी का काम जानते ही हैं, ओवरी का काम क्या होता है, ओवा का निर्माण करना। तो अल्टरनेट काम करेंगे, एक मेंस्ट्रुअल फेज में इधर की लेफ़्ट वाली काम करेगी तो अगले वाले में राइट वाली काम करेगी, फिर लेफ़्ट वाली राइट वाली काम करेगी तो फिर लेफ़्ट वाली काम करेगी। ऐसे अल्टरनेट का क्रम में ये काम करते हैं। तो ओवरी से जो फॉलिकल रप्चर होने के बाद जो ओवा निकलता है, मान लीजिए ये सेकेंडरी oocyte के रूप में है, क्या है, सेकेंडरी oocyte के रूप में ये फॉलिकल के रप्चर होने के बाद जो ओवरी से निकलता है, उसको ये फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम का पार्ट जो फिम्बरी है वो इस तरह से रिसीव कर लेता है। जब ये रिसीव करेगा तो इसके पास में एक ओपनिंग होती है इसके बीच में, क्योंकि इस तरह से गलीदार संरचना इस तरह से रिसीव करने वाली है, तो यहाँ पर एक ओपनिंग होगी, और ये इस ओपनिंग के माध्यम से ये सेकेंडरी oocyte रिसीव किया जाएगा। तो ये सेकेंडरी oocyte चला जाएगा कहाँ, पहले जाएगा इन्फंडिबुलम में, और इन्फंडिबुलम के बाद
इसका जो सिलिया होता है इसमें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहेंगे, इसमें यूनिडायरेक्शनल एक दिशा की तरफ टूवर्ड्स द यूट्रस ये सिलिया रोटेट करती है, ऐसे एक तरफ से खींचती हैं। जब एक तरफ से खींचेगी ये, जैसे एक तरफ से ये खींचेगी तो इसको, चूँकि इतना मोटाई होता है और ये जब खींचेगी तो इधर जाएगा इसके अंदर और यहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मान लीजिए पहुँचेगा ये सेकेंडरी oocyte। तो इसी चूँकि एनसीईआरटी की बुक ने प्रीफर यही किया है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, जबकि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन पे होता है। यानी ये स्थमस यहाँ तक मान लीजिए, ये एम्पुला यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो जंक्शन होगा ये पॉइंट, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्थमस एम्पुलरी जंक्शन। बट एनसीईआरटी ने एम्पुला पार्ट को ही फर्टिलाइजेशन प्लेस बताया कि यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम उसी को माइंड करेंगे। यहाँ पर आया ये सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte यहीं पर जो है स्पर्म, चूँकि स्पर्म जब कॉपुलेशन के दौरान यहाँ पर स्पर्म आया तो यहाँ से होते हुए स्पर्म अपना रूट बनाएगा और ये स्पर्म यहाँ पर पहुँचा और इसको क्या किया, फर्टिलाइज कर दिया। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि स्पर्म यहाँ पहुँचता कैसे है। चूँकि आपको बताया गया था, हमने बताया था कि जब स्पर्म बनेगा, बनने के बाद इजाकुलेट होगा, तो इजाकुलेट होने पर या इसमें आएगा तो इसका जो पीएच वगैरह होता है, बर्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन से पीएच कंट्रोल किया जाता है। इसका पीएच वेजाइना का 5 to 6 होता है, मीन्स स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काउपर्स ग्लैंड, जो हमने बताया था आपको कि पेनिस में होता है काउपर्स ग्लैंड से वाटी सबस्टेंस सिक्रीट होकर के उसके पीएच को बैलेंस करना। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का और सेमाइनल वेसिकल का जो लिक्विड आता है, जो 60% और 30% के रेशियो में होता है पूरे सीमन का, वो अभी न्यूट्रलाइज करता है। तो स्पर्म मोटाइल फॉर्म में यहाँ पर अंदर आएगा। अंदर आने के बाद इसमें स्पर्म में कैपेसिटेशन होगा और कैपेसिटेशन के बाद कांटेक्ट होगा। वो हम आगे की चर्चा करेंगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे। तो कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन एक्चुअली स्पर्म में होता है, जिसके लिए स्पर्म रेडी फॉर द पेनिट्रेशन होता है। उसमें कुछ स्पर्म के आइक्रोसोम, जो हमने बताया था स्ट्रक्चर बना करके, तो आइक्रोसोम के ऊपर की कवरिंग जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। उसी का डिजॉल्व हो जाना ही कैपेसिटेशन होता है। मीन्स आफ्टर कैपेसिटेशन द स्पर्म विल बी कॉन्टैक्ट विद द सेकेंडरी oocyte एंड अंडरगोज टू पेनिट्रेशन प्रोसेस। तो वो चीज़ें हम आपको जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को दिखाया हमने। फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो होता है वो क्लीवेज में जाएगा और क्लीवेज होता हुआ प्रोसेस में, क्लीवेज का प्रोसेस होता हुआ ये इसके अंदर यूट्रस में आता है। जब यूट्रस में आता है तो चौथा दिन होता है, चौथे दिन यूट्रस में आएगा और चौथे दिन जब आएगा तो वो मारुला स्टेज में होगा। मारुला से 5वें दिन स्टेज होगी, 5वें दिन से 6वें दिन और 7वें दिन वो इस इंडोमेट्रियम की वॉल के कांटेक्ट में आएगा। उस दौरान वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा और फिर बरीड अप हो जाएगा, इसके अंदर धंस जाएगा। धंस करके इसके मायोमेट्रियम वाले पोर्शन में कम्प्लीटली बरीड ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएंगे और इम्प्लांट होने के बाद वो ट्रोफोब्लास्ट सेल बनेंगे पहले और ट्रोफोब्लास्ट सेल से नॉरिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सो वी कैन से दैट द इनिशियल प्लेसेंटा परफॉर्म बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। और इस प्रकार इसमें वो क्रमशः ग्रो करेंगे, जिसको हम अब आपको डेवलपमेंट में बताएंगे। फिलहाल हम भी शुरू करते हैं। जैसे हमने गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था, उस तरह से ये ओवरी के अंदर कैसे सेकेंडरी oocyte बनता है हम उसको फोकस करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं। जैसे ओवरी में प्रीमार्डियल जर्म सेल के रूप में ओवम मदर सेल है। सपोज दैट
ओ मदर सेल, OMC या प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स ऑफ द फीमेल। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये माइटोसिस डिवीजन होगा, जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, माइटोसिस डिवीजन, जिसके द्वारा 2 सेल बन जाएंगे और ये दोनों सेल जो होती हैं वो क्या कहलाएंगे, ऊगोनिया कहलाएंगे, ऊगोनिया। और ऊगोनिया 2n नंबर डिप्लॉयड केस में होंगे। ऐसे ऊगोनिया उसी तरह से जैसे हमने बताया था कि एक स्पर्म मदर सेल से 64 स्पर्मेटोगोनिया बने थे, वैसे ही एक ओवम मदर सेल से, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल या ओवम मदर सेल से 64 ऊगोनिया बन जाएंगे। उसमें से प्रत्येक ग्रोथ फेज को अचीव करके, ग्रोथ फेज को अचीव करेंगे। आफ्टर ग्रोथ फेज द साइज बिकम्स इनलार्ज एंड फॉर्म प्राइमरी oocyte। क्या बनाएंगे, प्राइमरी oocyte का निर्माण करेंगे। प्राइमरी oocyte भी, ये भी 2n नंबर, तो यह भी 2m नंबर डिप्लॉयड केस में होगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज, और ये ग्रोथ फेज हो गया, सेकेंड फेज ग्रोथ फेज हो गया। अब इसके बाद मैच्योरेशन फेज होगा, तो इसमें मियासिस सेकेंड होगी, मियासिस फर्स्ट या इसी कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो डिप्लॉयड सेल डिवाइडेड इनटू 2 हैप्लॉयड सेल। तो एक बड़े साइज़ की होगी, थोड़ी बड़ी साइज़ कर देंगे, एक बड़े साइज़ की होगी और एक छोटे साइज़ की होगी। बड़े साइज़ की जो होगी उसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, और जो छोटे साइज़ की होगी उसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अब मियासिस सेकेंड होगी इसमें, तो मियासिस सेकेंड होगी तो एक ऊटिड बन जाएगा या ओवम कह लीजिए, और ये पोलर बॉडी बन जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी। ह्यूमन बींग्स में फर्स्ट पोलर बॉडी में सेकेंड मियासिस नहीं होती है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, ये बाद में डिजेनरेट हो जाती है। तो मेल में, फीमेल में, ह्यूमन फीमेल के केस में एक ओवम बनता है और 2 ही पोलर बॉडी बनती है, जबकि अदर में, ह्यूमन के अलावा अदर में, अदर एनिमल जो होते हैं उनमें 3 पोलर बॉडी बनती हैं। वो 3 पोलर बॉडी का मतलब कि यह भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक ना, तो इससे 2 पोलर बॉडी बन जाएगी। तो 1 2 3 सेकेंड पोलर बॉडी बन जाते हैं, 3 पोलर बॉडी होती हैं और एक ओटिड होता है। लेकिन ह्यूमन के केस में ये प्रोसेस नहीं होता है, इसमें सेकेंड मियासिस नहीं होती है। तो 2 पोलर बॉडी और एक ओवम या ओटिड का निर्माण होता है। इसमें रहस्य की बात यह है कि ये प्रोसेस जो होते हैं वो जेस्टेशन पीरियड में ही शुरू हो जाते हैं। कब? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जब फीमेल बेबी का भ्रूणीय विकास होता है, मदर के यूट्रस के अंदर फीमेल बेबी का डेवलपमेंट होता है, उस दौरान जब ओवरी डेवलप होती है उसी समय ये प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ तक शुरू होंगे प्रोसेस वो? मियासिस फर्स्ट प्रोसेस में प्रोफेज स्टेज के डिप्लोटिन स्टेज, कौन? मियासिस फर्स्ट के, मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज की जो LZPD² प्रोफेज में 5 प्रावस्थाएं होती हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के डिप्लोटीन स्टेज में यह अरेस्ट हो जाएगी।
ये मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में एरिस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। रुकने के बाद जब उसमें वो फीमेल बेबी के रूप में बर्थ आउट होगी, जन्म लेगी, ग्रोथ होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स प्यूबर्टी के दौरान ये डिप्लोटीन में जो एरिस्ट हुई सेल है यहीं से आगे बढ़ती है, फिर कंटिन्यू होती है। क्या होती है? कंटिन्यू होती है। तो डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस के बाद फिर अगले फेज में प्रोफेज के बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस 2 सेल बनेगी। तब ये सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है और सेकेंडरी oocyte जो होती है वह रप्चर आउट करती है इस ओवरी से सेकेंडरी oocyte, तो यहाँ से ये इसमें जाएगी। तो ये जो सेकेंडरी oocyte होती है उस कंडीशन में यानी सेकेंड मियासिस, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हो रहा है सेकेंड मियासिस। तो इस सेकेंड मियासिस के दौरान भी मेटाफेज स्टेज में सेकेंडरी oocyte अपने सेकेंड मियासिस के दौरान मेटाफेज स्टेज में एरिस्ट हो जाएगी। तो एरिस्टेशन टेक्स प्लेस एट द 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इन द फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, प्रोफेज स्टेज के डिप्लोटीन स्टेज में, और प्यूबर्टी के दौरान वो कंटिन्यू हुई। तो कंटिन्यू होने के बाद सेकेंडरी oocyte में जब डिवीजन होता है तो उस दौरान अभी डिवाइड नहीं हुई, मेटाफेज स्टेज तक पहुंची, उसी स्टेज में रुक जाएगी, एरिस्ट हो जाएगी। और वह शुरू कब होगा? जब स्पर्म की एंट्री इसमें होगी। सेकेंडरी oocyte यहाँ आया, मेटाफेज में एरिस्टेड कंडीशन में है, यह पहुँचा इन्फंडेबुलम में, एम्पुला में। जब स्पर्म आफ्टर कैपेसिटेशन कांटेक्ट में आता है, पेनिट्रेट करता है, जस्ट आफ्टर पेनिट्रेशन, जब पेनिट्रेशन होता है उसी दौरान मेटाफेज स्टेज को में रोकने वाले फैक्टर जो होते हैं वो हट जाएंगे। मेटाफेज स्टेज में रोके हुए फैक्टर MTF वो क्या होंगे? वहाँ से हट जाएंगे और एनाफेज स्टेज के लिए जो फैक्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। मेटाफेज में एरिस्ट किए हुए फैक्टर को वह क्या करता है? उसको रिलीज आउट किया जाता है, तो वह पुनः आगे डिवाइड होने के तैयार होती है। और प्रोमोटिंग फैक्टर APF जो होता है, एंड्रोजन प्रोवाइडिंग फैक्टर, उसको एक्टिवेट करेगा, तो वो जो है आगे की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। तो उस दौरान सेकेंडरी oocyte से oocyte या ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा। अब सेकेंड पोलर बॉडी का जब निर्माण होगा तो उस दौरान इसमें आगे की प्रक्रिया हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको कि इसके अंदर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है फीमेल का और मेल का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ रहा है वह कैसे एम्फीमिक्सिस प्रोसेस के द्वारा दोनों मिल करके और किस तरह से डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं और वो जाइगोट कैसे यंगवंश को डेवलप करने के लिए एज ए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का काम करती है जाइगोट, जिससे कि यंगवंश का अपने जेस्टेशन पीरियड में डेवलपमेंट होता है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में हम आपको बताएंगे। तो मैं भी समझ में आया होगा आप लोगों को, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा था मैं। थोड़ा सा इसमें oogenesis प्रोसेस के दौरान आपको ध्यान देना होगा कि किस किस फेज में मियासिस डिवीजन एरिस्ट होती है। तो मियासिस फर्स्ट में डिप्लोटीन स्टेज है जहाँ एरिस्टेशन होता है, और मियासिस सेकेंड में मेटाफेज स्टेज होता है जहाँ पर एरिस्टेशन होता है। फर्स्ट मियासिस का जो डिप्लोटीन स्टेज है वहाँ पर एरिस्ट होने के बाद अगेन शुरुआत जब होती है तो लगभग मनुष्य के केस में
11 से 12 वर्ष का समय बीत जाता है। और इसमें जो होता है स्पर्म जब एंट्री करता है आफ्टर ओवुलेशन, तब मेटाफेज को हटाकर, मेटाफेज पे रोके हुए फैक्टर को हटा करके और एनाफेज के फैक्टर को प्रमोट करने वाले फैक्टर को इम्प्लाई करके इस मियासिस सेकेंड को पूरा किया जाता है, जिससे कि ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। थैंक यू।